ओम। सर्वप्रथम मैं वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये व्याख्यान देने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। इसकी भूमिका ये है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आईआईटी कानपुर में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ और मैं आईआईटी कानपुर में 2010 में ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं लगभग 18 वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स में था। पहले 5 वर्ष वहाँ पर मैंने अपना पीएचडी किया, 13-14 साल इंडस्ट्री में काम कर रहा था और वहाँ एक साउंड सिस्टम्स की कंपनी है बोस कॉरपोरेशन, तो उसमें काम करता था। तो वहाँ पर मैंने ध्वनि के बारे में काफ़ी सीखा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, कैसे प्रसारित करते हैं, उसको कैसे उसको विश्लेषण किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो जब मैं आईआईटी कानपुर आया तो मैंने कहा इसी क्षेत्र को मैं आगे विकसित करूंगा। और क्योंकि मैं ध्वनि के बारे में अपना एक लैब भी मैंने स्थापित किया, प्रयोगशाला, जिसका नाम है ध्वनिकी। तो एक छात्र मेरे पास आया एमटेक करने के लिए और उसने कहा कि सर, मेरी इच्छा है कि मैं ये शास्त्रीय संगीत के रागों की थोड़ा विश्लेषण करूं, वैज्ञानिक दृष्टि से, मतलब आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से। मैंने कहा कि संगीत में मैं अभी बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ, उसकी जो थ्योरी है, लेकिन ये व्यंजन, स्वर इत्यादि इत्यादि, इसमें मैं थोड़ा बहुत मैंने अपना पठन पाठन किया है, तो इस पर करते हैं। तो उसने इसके ऊपर एक एमटेक थीसिस की और जो भारत में, दुनिया में जो सबसे अच्छा साउंड के ऊपर जर्नल है, उसमें 2 इसके ऊपर पत्र भी छपे थे। यहाँ पर प्रश्न ये है कि पाणिनि जी के जो व्यंजन हैं, क ख ग घ च ट तप, ये 5 जो वर्ग आते हैं, उसके बाद यारा लावा शाशा साहा छत्रज्ञा। पहला तो शब्द है कि उन्होंने व्यंजन की का शब्द दिया गया है, व्यंजन। और जन भाषा में व्यंजन का एक अर्थ ये भी होता है, जो अभी अब वो आया, डिश, खाने का। दोनों के बीच एक संबंध है, दोनों के बीच संबंध है। ये जो अभी हम लोग खाए, वो जो पकौड़ी जो भी मिली थी, उसको बनाने की एक विधि होती है, उसकी व्युत्पत्ति का एक तरीका होता है। पाणिनि या जो बाकी भी शिक्षा के शास्त्र हैं, आप सब लोग परिचित होंगे, ये जो 6 अपने वेदांग हैं, है ना, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, का ये छंद, ज्योतिष, कल्प इत्यादि। तो इसमें जो ये शिक्षा शास्त्र है, मतलब यहाँ पर ये अल्फाबेट, अक्षरों का जिसमें ज्ञान, कि उनका कैसे जन्म होता है, उनकी कैसे रचना होती है, और उसमें जो ये व्यंजन है वो अपने आधार पर नहीं खड़े होते, उनकी एक रेसिपी है, उनकी एक रेसिपी है। और वो रेसिपी जो मुझको दिखी उनके शिक्षा शास्त्र में, उसके आधार पर हमने कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए। और जिस प्रकार जैसे जलेबी है, उसको बनाने की एक विधि है, इसी प्रकार इन व्यंजनों को भी बनाने की विधि जो है, पाणिनि के शिक्षा शास्त्र में या अन्य शिक्षा शास्त्रों में भी इनका उल्लेख होता है। पहली बात तो ये कि ये पाणिनि के व्यंजनों का अर्थ व्यंजन इसलिए दिया गया है क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति का एक विधि है और वो विधि के आधार पर ही उनका जन्म होता है। ये 5 वेदांग, इन पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोगों को भी बोलना है, तो आपका समय मैं नहीं लूंगा। ये सब लोग परिचित हैं, यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्वर हैं। जो दूसरी कैटेगरी है, स्फोट व्यंजन। और स्फोट व्यंजन इनको बताइए जी। का आपने 2 प्रकार जो लिखा है जी, उसको आप क्या मानते हैं? दूसरे उस पर हमने किया नहीं है शोध, उस पर हम कर रहे हैं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं। हाँ। का जो 2 प्रकार लिखा है, स्वर नहीं, स्वर मानते हैं, स्वर में आते हैं, स्वर तो है, स्वर है, नहीं, स्वर है, वो ला ध्वनि नहीं है, वो ला ध्वनि नहीं है, वो ला ध्वनि नहीं है, वो लड़ी भी नहीं है, वो उसका उच्चारण की अलग विधि है। मध्ये 2 प्रकार, बताइए।
व्याकरण में लिखा है या ह्रस्व में? यदि मेरा उस पर मेरा कोई विचार नहीं, मैंने सिर्फ उसको स्वर कहा है। अभी वो दीर्घ है और लघु है, वो मैं इतना नहीं कहता। हमें शास्त्र की नहीं, खैर वो अलग विषय। सर पाणिनि शास्त्र की दृष्टि से आप विवेचन कर रहे हैं। पाणिनि शास्त्र की दृष्टि से मैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा विषयांतर हो गया है। लेकिन मेरा जो आज की प्रस्तुति है उस पर जो फोकस है व्यंजन को लेकर। व्यंजन, और वो भी स्फोट व्यंजनों के ऊपर है। पाणिनि शास्त्र की दृष्टि से ठीक है, चलो हाँ आगे हाँ आगे हाँ। तो स्फोट व्यंजन की संज्ञा इसलिए है क्योंकि यहाँ से वायु निकलती है, कंठ में बहुत कम समय के लिए अवरुद्ध होती है और अचानक से वो खुलता है। तो अंग्रेजी में भी जो शब्द आता है एक्सप्लोसिव्स कहा जाता है, एक्सप्लोजन। इसी प्रकार हिंदी में या संस्कृत में स्फोट। तो अचानक वो कहाँ कोई रेफरेंस है? रेफरेंस नहीं, ये तो अब आप एक्सपेरिमेंट करें। ये जो स्फोट नाम है, हाँ ये हाँ, ये जो नाम दे रहे हैं, नहीं, आई विल शो यू, आई विल गिव यू द रेफरेंस। मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा। आई विल शो यू डेटा, मतलब हाँ, पहले डेटा बताता हूँ। हाँ। हम्म। ये स्फोट, ये भर्तृहरि का स्फोट नहीं है, इतना मैं कह रहा हूँ। ये भर्तृहरि का स्फोट नहीं है। और फिर एक मिनट थोड़ा, हाँ, और फिर ये सेमी वावल्स आते हैं। अंग्रेजी में इनको सेमी वावल्स कहा जाता है, अंतस्थ और ऊष्म, क्योंकि इनमें हीट का जनरेशन होता है। शा शा सा, उसमें बहुत गर्मी निकलती है। ऊस में जो होते हैं, ये आए। एक बार हाँ, फिर उसके बाद आप मीमांसा करिएगा। ये सबको पता है, का खा गा घा अंग कंठ है ना, फिर तालव्य इत्यादि इत्यादि, ये सारे व्यंजन है। तो ये तो 5x5 का एक टेबल है। अब तो पहली पंक्ति कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और फिर अगर हम पंक्तियों के बजाय जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो पहले में है का चा टा ता पा, फिर खा छा ठा था फा, फिर गा जा डा दा बा इत्यादि इत्यादि। यहां पर इस संदर्भ में जो शिक्षा के सूत्र हैं वो कहते हैं कि अगर आपको दूसरे कॉलम में जो स्वर है, ये व्यंजन है, जैसे खा का निर्माण करना हो, तो उसकी क्या रेसिपी होगी वो पाणिनि बताएंगे या अन्य बताएंगे। तो बोलेंगे कि इसमें महाप्राण लगता है। ये सबको पता है महाप्राण लगता है। तो हम सोचिए महाप्राण क्या है, ये महाप्राण, इसका फिजिकल अर्थ क्या होता है। फॉर्मूला है पाणिनि का कि पहला जो दूसरा कॉलम है उसका अगर निर्माण करना है तो पहले कॉलम का अक्षर लीजिए और उसमें महाप्राण लगा दीजिए, तो खा का निर्माण होगा। अर्थात खा इज इक्वल टू का प्लस महाप्राण, ये फॉर्मूला में बता रहा हूं, इक्वेशन। इसी प्रकार छा इज इक्वल टू चा प्लस महाप्राण। ये हम अनुभव भी कर सकते हैं, बहुत कठिन चीज नहीं है, क्योंकि प्राण उच्छ्वास से संबंधित अल्प प्राण, कम हवा निकली तो अल्प प्राण, और जब बहुत ज्यादा हवा निकलेगी तो वो महाप्राण। तो कम हवा के साथ, उच्छ्वास के साथ अगर मैं का बोलूं तो का निकलता है। बहुत ज्यादा जब हवा निकलती है तो का चा छा, बहुत ज्यादा हवा निकलती, तो महाप्राण इस कारण से उसको संज्ञा दी गई। फिर हमने रिकॉर्डिंग्स की तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। तीसरा कॉलम में भी ऐसे ही मैथमेटिकल रिलेशंस आते हैं कि गा और कुछ नहीं है, लेकिन उसमें का ही है, लेकिन वो घोष लगा दो, या नाद शब्द का उपयोग होता है कुछ जगह, कुछ घोष या घोष। तो गा इज इक्वल टू का प्लस घोष, जा इज इक्वल टू चा प्लस घोष, डा इज इक्वल टू टा प्लस घोष, इत्यादि इत्यादि। पहला वाला पद सब में जुड़ेगा। हाँ जैसे गा हाँ, इज इक्वल टू का, गा इज इक्वल टू का प्लस घोष। आपको मैं दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग, प्रत्यक्षम की घोष, हाँ घोष अघोष, वो तो है। हाँ। लेकिन ये क्या है, फिजिकली क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। क्योंकि पुस्तक में लिखा एक चीज है, वो तो फिर आपने शब्द प्रमाण, लेकिन उसका कुछ
प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव के आधार पर कुछ है या नहीं वो देखना। इसी प्रकार जो चौथा कॉलम है घा, तो उसमें हमारे शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि उसमें दोनों लगता है, महाप्राण भी लगता है और नाद भी लगता है या घोष भी लगता है। तो घा इज इक्वल टू का प्लस महाप्राण प्लस नाद या घोष, झा इज इक्वल टू चा प्लस महाप्राण प्लस घोष, इत्यादि इत्यादि। ये मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है कि एक मंत्र लिख दिया, सूत्र लिख दिया और उसके आधार पर हमने उसको रट लिया और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा। इसके पीछे वास्तविकता है या नहीं है। तो मेरे छात्र ने पूछा कि सर तुमने इसको करो, रिकॉर्ड करते हैं, हम देखें, रिकॉर्डिंग्स इसकी देखते हैं और देखें कि ये पाणिनि जी के जो सूत्र हैं सही है या गलत है। तो ये हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आज के युग में आप सब लोग वैदिक विज्ञान केंद्र में थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो ये सब आप लोग खुद कर सकते हैं यहां पर बैठ करके। इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं। ये 4 अक्षर हैं तवर्ग के, ता, था, दा, धा, उनकी रिकॉर्डिंग से। पहले मैं इनको सिर्फ सुना देता हूं। तो ये पहला वाला जो है, ये जो नीले में है, ये ता है, ता है। हाँ? ये दूसरी रिकॉर्डिंग जो है ये है था, था है। सबको था सुनाई पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो पीछे वाले जिनको नहीं दिख रहा है थोड़ा आगे आ जाए। तीसरा जो है ये है दा, दा से देवता, दा से दवाई। और चौथा अक्षर जो है धा, धा से धनुष, धा से धनुष, धनुष। अब पाणिनि के जो सूत्र हैं उनको हम देखते हैं कि इनमें कितने सही हैं, गलत हैं। तो ये आप सबसे प्रश्न है कि जो पहला सिग्नल है वो क्या है, ता, उसके नीचे वाला था। ता का जो रूप है और था के रूप में कुछ मौलिक अंतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कुछ मेन डिफरेंस बड़ा बड़ा आपको क्या दिखता है आंख से। अब सर कह रहे हैं कि ये जो चीज है, देखिए ता के अंदर, और देखिए ये स्फोट है ना, स्फोट वो भी यहां दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई शब्द बना दिया गया और उसको अर्थ, यहां पर अचानक सिग्नल एक्सप्लोड करता है। मतलब इसके पहले की रिकॉर्डिंग करें तो उसमें कुछ दिखता नहीं है और अचानक एक्सप्लोजन होता है। और फिर क्योंकि ता है तो उसमें आ अंत में आएगा ही, तो अगर आप इसी रिकॉर्डिंग को यहां से प्ले करते हैं तो आपको आ सुनाई पड़ेगा, है ना। तो आरंभ में स्फोट होता है। ये स्फोट हा अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो तो उसमें स्फोट नहीं दिखेगा, उसमें सिग्नल धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे। यहां आरंभ में ये वाला जो भाग है ये स्फोट होता है, अचानक सिग्नल बढ़ता है और फिर वो आ में रूपांतरित होकर के सुनाई पड़ता है, तो हमें ता की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ता इज इक्वल टू ता हलंत प्लस आ, एज एन अनार। हाँ, ता प्लस आ बराबर था। हाँ। तो ये है, तो ये तो पूर्ण व्यंजन नहीं कहा गया, पूर्ण व्यंजन नहीं कहा। हाँ, नहीं मैं व्यंजन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं व्यंजन की बात कर रहा हूँ। लगा दिया, हाँ, ये स्वर लगा दिया, लेकिन वो व्यंजन नहीं था। नहीं सुनिए, बिना स्वर के आप उच्चारण कर ही नहीं सकते, उच्चारण कर, हाँ वो बिना लगे नहीं होगा। तो सभी में लगाना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट, थोड़ा 1 मिनट आप थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य धारण करिए। धा से धैर्य, ये जो भाग है ता के बाद जो धा आता है, ये वाला जो शेप है वो पहले वाले सिग्नल में आपको नहीं दिखता है। वही सर ने भी कहा कि उधर भी नहीं दिख रहा है, हो सकता है। और पाणिनि का सूत्र है कि था के अंदर क्या होता है, था और ता में क्या अंतर होता है, उसमें अल्प प्राण और था में महाप्राण। तो हो सकता है ये जो है महाप्राण है। अब अगर हम सिर्फ इतना ही भाग सुने, तो ये और बहुत सारी इस प्रकार की रिकॉर्डिंग है। अब अगर जी इसमें जानकारी चाहते हैं, जी ये जो ऊपर नीचे ये है, ये क्या फ्रीक्वेंसी है या क्या है? ये जैसे माइक्रोफोन है, मैंने कुछ ता कहा, उसको उसने रिकॉर्ड किया
और ये उसका ग्राफ बना दिया और कुछ नहीं। जैसे अपने वो हार्ट की बीट होती है तो ध्वनि की तरंग का ध्वनि की तरंग का सिग्नल, हाँ उसी का ये रूप है, उसी का ये रूप, हाँ उसका कंपन जी। इस महाप्राण को, अब प्रश्न है आप सब लोगों से, इस महाप्राण को अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये था क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नॉन एस्पिरेटेड और एस्पिरेटेड साउंड की बात है। एस्पिरेटेड तो वो तो कुछ भी बोल दिया ना, लेकिन उसका रूप क्या है? नहीं, रूप ये है कि जब हम अघोष ध्वनि का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हाँ। जो झिल्लियां हैं चलिए, वो डिफरेंट रहती है, बिल्कुल। और जब हम उसको महाप्राण बनाते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा उच्छ्वास लेते हैं, वायु, दोनों बिल्कुल। अघोष है। हाँ। अच्छा, जब हम उसको सघोष बनाना, देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, विद्यार्थी को वहां से हम शुरू करते हैं, खरा, विवारा, श्वासा, अघोषास्त्र, 3 का ग्रुप है। जब स्वरयंत्री आपकी विवृत अवस्था में रहेगी तो विवार उसको हम कहेंगे प्रयत्न, हाँ। श्वास उसमें से निकलेगी बिल्कुल। और वो अघोष होगा। अब जैसे वो दोनों प्रथम द्वितीय के लिए है, खर मतलब प्रथम और द्वितीय बिल्कुल। इन ऑल 5 ग्रुप्स। और जब हम उसको संघोष बनाएंगे तो हसा, संवारा, नादा, घोषास्त्र। हस जो है संवार होगा। संवार मतलब क्या? संवार मतलब जब भी बच्चा कोई उच्चारण करेगा तो वो स्वर यंत्रियों को नजदीक ले जाएगा, तो समृद्ध दशा हुई। मुख में भी आप कह सकते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न से भी हम भेद करते हैं। बाह्य मतलब मुख के बाह्य नहीं, बाह्य मतलब जो आज से नहीं, ऊपर वाले में कुछ है ही नहीं, ऊपर कहाँ से प्रयत्न? नीचे प्रयत्न जो होता है वो आभ्यंतर और बाह्य 2 भेदों से होता है। आभ्यंतर मतलब मुख देश, उसको आस्य प्रयत्न भी कहते हैं, मुख प्रयत्न भी कहते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं हमारे यहाँ। और बाह्य प्रयत्न जो है एक्सटर्नल एफर्ट हम बोलते हैं। इट इज नॉट एक्सटर्नल फ्रॉम माउथ, नॉट एक्सटर्नल फ्रॉम माउथ, यस। और वो यहाँ भी है। हाँ। जैसे हमने कहा कि हकारम पंचमेर युक्तम अंतस्तावित अवरस्यंतम भी है, पुरस्सन उसका उच्चारण करते हैं हकार का। जैसे नहीं है, जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म अच्छा, लोग जो उच्चारण करते हैं तो ब्रह्म बोलने तो इस पर तो ये सारा जो प्रयत्न हम करते हैं ना, एफर्ट्स, उसके कारण इन वर्णों में भेद आता है। और पाणिनि इज नॉट गोइंग टू डिफाइन दिस, पाणिनि इज जस्ट आइडेंटिफाइंग दिस। हाँ, पाणिनि ने विश्लेषण किया, ही इज आइडेंटिफाइंग इट। ईच एंड एवरी साउंड है केवल विश्लेषण, और ये सब वायु का प्रभाव है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक व्यवहारिक प्रश्न भी है जो आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग वैयाकरण हैं। हमारे अंग्रेजी में बहुत शब्द हैं जो हम हिंदी से या संस्कृत से उनको बराबर मानते हैं, और वास्तविक में बराबर नहीं होते हैं। कुछ हैं जैसे आत्मा, गॉड, वो अलग बात है, धर्म, रिलीजन। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत शब्द हैं। 2-3 उदाहरण दूंगा, वो हम लोगों का दायित्व है कि हम उनके मूल अर्थ को स्थापित करें। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में हम कहते हैं किंग और किंगडम, उसको हिंदी में या संस्कृत में हम क्या अनुवाद करके बना देते हैं? राजा और राज्य, या किंग और सब्जेक्ट को हम बना देंगे राजा और प्रजा। तो आपका किंग है, ऊपर है, उसका एक डोमिनियन है जिसके ऊपर आधिपत्य है, उसको वो दबा कर रखता है, मतलब एक द्वैत की भावना आती है। वो प्रजा के अंदर गाय भी आएगी, बैल भी आएगा, बकरी भी आएगी, तोता भी आएगा, ये सब आएगा। तो इस प्रकार के बहुत शब्द हैं। जैसे हम क्लासिकल म्यूजिक कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं हिंदी में शास्त्रीय संगीत। क्लासिकल म्यूजिक का लिटरल अर्थ है एक क्लास है, और जेएनयू के प्रोफेसर साहब हैं तो वहां पर तो इस प्रकार बहुत विमर्श होता है, क्लास, डोमिनेशन, डोमिनेटेड, ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड, इस तरीके का। लेकिन शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। तो ये बहुत सारे शब्द हैं, इनका मूल अर्थ हमारा दायित्व है कि हम उनको वापस प्रतिष्ठित करें। प्रोफेसर, आचार्य, प्रेम, लव, शांति, पीस इत्यादि बहुत रोजमर्रा के शब्द हैं, हम उनका अर्थ
जनता में भूल गए हैं और हम अब अंग्रेजी के रेफरेंस को लेकर उसको आजकल के में समझने लगे हैं। ये हमारा दायित्व है।